जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में हम समझेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन के पार्ट नंबर 5 है फ्रेंड्स। पार्ट नंबर 4 तक ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका था आपके साथ। इसमें हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस पढ़ा था सेंट्रल स्टेट के ना। आज फिर जो टॉपिक रहते हैं फ्रेंड्स वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है आपके म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस कैसे होते हैं बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट्स ना, थ्रू म्यूचुअल डेलीगेशन। ऑपरेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट्स कैसे कोऑपरेट करते हैं, ऑल इंडिया सर्विस जैसे आईएएस आईपीएस हुआ है ना, एंड पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये जो चार टॉपिक है ना फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके सेंट्रल स्टेट रिलेशन में ना। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन से फ्रेंड्स अपने साथ हार्ड कॉपी खोल के रखिए, जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे ना आप जाके हाईलाइट करिए। किसी भी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव के लिए पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। लक्ष्मीकांत की इस किताब को खोल के रखिए, जो कि लेटेस्ट एडिशन है ना। अगर आपके पास 6th एडिशन भी होगा ना, वो खोल के होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को डिस्कस करते हैं एक एक करके। आई होप आपने किताब आगे खोल रखा होगा ना। बार बार के वीडियो में बोलता हूँ फ्रेंड्स, अपने पास आगे किताब खोल के रखिए, क्योंकि ये जो सेंट्रल स्टेट ना फ्रेंड्स, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, ये तो टॉपिक थोड़ा ट्रिकी है। दैट्स व्हाई आपको अपने साथ किताब हमेशा खोल के होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है वो है म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस। ये जो चार टॉपिक है वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आप अपने पास किताब खोल के रखिए ना। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स है ना बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शंस। अब अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव फंक्शंस पढ़ेंगे ना फ्रेंड्स, देखा था पिछले वीडियोस में डिस्कस भी किया था ना, वो थोड़ा क्या है, सेंटर एंड स्टेट्स थोड़ा रिजिड है ना। इनकी जो सेंटर एंड स्टेट के जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस है ना, वो थोड़ा क्या है, हार्ड है ना, रिजिड। यानी कॉन्सिक्वेंटली इसके साथ साथ क्या है ना, द सेंटर कैन नॉट डेलीगेट इट्स लेजिस्लेटिव पावर्स टू द स्टेट्स, एंड सिंगल स्टेट कैन नॉट रिक्वेस्ट द पार्लियामेंट टू मेक ए लॉ ऑन स्टेट सब्जेक्ट। यानी जो जो पिछले के वीडियो में पढ़ा था ना फ्रेंड्स, व्हेन स्टेट्स मेक ए रिक्वेस्ट, वहां पे मैंने आपके साथ बोला था दो या दो से ज्यादा स्टेट्स वहां जाके मतलब हमारे जो है ना फ्रेंड्स, पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई किसी भी मैटर में आप इस स्टेट सब्जेक्ट के अंदर है ना, जो स्टेट लिस्ट के आते हैं अंदर आते हैं, आप उस मैटर से नियम कानून बनाइए। ये कौन बोल सकते हैं, दो है, दो या दो से ज्यादा स्टेट्स, वहां पे हमने डिस्कस किया था। बट यहाँ पे क्या है ना फ्रेंड्स, एक स्टेट से खाली एक स्टेट ये जाके जो सिंगल स्टेट है ना, पार्लियामेंट को ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं कि भाई आप आइए और इन मैटर्स पे आप नियम कानून बनाइए। उसके लिए क्या चाहिए, दो या दो से ज्यादा स्टेट्स, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। यानी कि जो है ना फ्रेंड्स, लेजिस्लेटिव फंक्शन थोड़ा क्या है, हार्ड है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट्स है ना। और जाके कोई लेजिस्लेटिव पावर के लिए एक सिंगल स्टेट जाके ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हमारे पार्लियामेंट में ना। ये मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आप वो हमने देखा था फ्रेंड्स, लेजिस्लेटिव फंक्शंस। अगर हम एग्जीक्यूटिव पावर जो देखेंगे ना फ्रेंड्स, इसमें क्या है देखिए, इन जनरल फ्लोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। यहाँ पे भी क्या है, थोड़ा रिजिड है किसमें, एग्जीक्यूटिव पावर्स में। बट क्या है, बट सच डिवीजन, जो एग्जीक्यूटिव पावर जो है ना फ्रेंड्स, वहां पे मैंने आपको बोला था कि भाई लेजिस्लेटिव पावर जो है ना, वो बिटवीन सेंटर एंड स्टेट वो क्या है, थोड़ा रिजिड है, यानी कि थोड़ा हार्ड है। बट जब आपके एग्जीक्यूटिव पावर की जब बात आती है ना फ्रेंड्स, तो इससे क्या होता है, थोड़ा कन्फ्लिक्ट बन जाता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। यानी कि कोई नियम कानून बना होगा, उसको इम्प्लीमेंट करना होगा ना, उसमें अगर थोड़ा हम रीजन रखेंगे ना बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, इसमें क्या आता है, फिर कंफ्लिक्ट आता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, में लीड टू ओकेजनल कंफ्लिक्ट बिटवीन द टू। यानी कि सेंटर एंड स्टेट में थोड़ा कंफ्लिक्ट आता है। इसी कंफ्लिक्ट को दूर करने के लिए intergovernment delegation of executive functions in order to mitigate rigidity and avoid situation of deadlock। यानी कि इसी कंफ्लिक्ट को, किस कंफ्लिक्ट को, एग्जीक्यूटिव पावर के डिस्ट्रीब्यूशन की कंफ्लिक्ट को खत्म करने के लिए इंटर गवर्नमेंटल डेलीगेशन होते हैं। यानी कि बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स है ना। इंटर गवर्नमेंटल मीन्स एक दूसरे सरकारों में, यानी कि सेंटर एंड स्टेट्स के सरकारों में क्या होता है, डेलीगेशन होते हैं। तब जाके कोई भी नियम कानून बना होगा ना फ्रेंड्स, उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करे ना। उस चीज को खत्म करने के लिए क्या होता है, इंटर गवर्नमेंटल डेलीगेशंस। तो ये ऐसा होता है म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस। कैसे फंक्शंस होते हैं ये आप समझने की कोशिश करें। इसी टॉपिक के बारे में हम मतलब है ना फ्रेंड्स, इसी टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि म्यूचुअली कैसे डेलीगेशन भेजते हैं, फिर एक दूसरे में एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को काम को करते हैं ना, ये आप समझ सकते हो। यानी कि कैसे होता है, इंटर गवर्नमेंटल डेलीगेशन भेजते हैं ना
एक दूसरे के यहाँ, फिर एक दूसरे की सरकारों में क्या करते हैं, डेलीगेशन भेज के किसी भी कन्फ्लिक्ट को होने से रोकते हैं। कौन से कन्फ्लिक्ट को, एग्जीक्यूटिव पावर्स के, है ना, ये आप समझ सकते हो। अब इसको है ना फ्रेंड्स खत्म करने के लिए क्या है, अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट ने, यानी कि हमारे राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, स्टेट के गवर्नमेंट, किसी स्टेट के गवर्नमेंट के कंसेंट पे, फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई एग्जीक्यूटिव पावर अपना दिखाना होगा किसी स्टेट के अंदर, उसके लिए क्या करते हैं, हमारा प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, उस स्टेट के सरकार के पहले कंसेंट लेते हैं ना, इंटरेस्ट टू दैट गवर्नमेंट एनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द सेंटर, यानी कि भाई हमारे सेंटर जो एग्जीक्यूटिव पावर जो है ना वो हम लागू कराना चाहेंगे कहाँ पे, उस स्टेट के अंदर। ये जो है ना फ्रेंड्स, ये कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट उस स्टेट यानी उस राज्य सरकार के कंसेंट को पहले लेते हैं कि भाई सेंटर के जो कुछ एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है ना वो हम कहाँ पे शो करेंगे, आपके स्टेट्स के अंदर, है ना, यानी कि आपके राज्य के अंदर हमें कुछ सेंटर के एग्जीक्यूटिव पावर को यूज करना है। ये कौन बोलते हैं, हमारे प्रेसिडेंट, किसको, उस स्टेट के राज्य की सरकार को, पहले उस सरकार से क्या लेते हैं, कंसेंट लेते हैं ना। सेम क्या होता है ना फ्रेंड्स, गवर्नर ऑफ द स्टेट, यानी कि उस स्टेट के गवर्नर क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसेंट को जो है ना फ्रेंड्स, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्नर क्या करते हैं, कंसेंट लेते हैं, इंटर टू द गवर्नमेंट ऑफ एनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द स्टेट, यानी कि है ना, क्या होता है ना फ्रेंड्स, गवर्नर फिर क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसेंट को पहले कंसेंट लेते हैं, फिर जाके एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है ना फ्रेंड्स उस स्टेट के अंदर क्या कराते हैं, लागू कराते हैं ना। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ स्टेट जो है ना वो करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे, हमारे गवर्नर के पहले उस गवर्नर जाके पहले सरकार के, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसेंट लेंगे। सेम केस हमारे प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उस स्टेट के अंदर जाएंगे, फिर वहां से कंसेंट लेंगे उस सरकार से, ना, राज्य की सरकार से, फिर जाके फिर एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है ना फ्रेंड्स वो क्या होता है, इंटर गवर्नमेंटल डेलीगेशंस इस तरह होते हैं। आप इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, कन्वर्सली द governor of state may with the consent of the central government entrust to their government any of the executive functions of the state, है ना, ये आप समझ सकते हो। ऐसे होता है फिर इंटर गवर्नमेंटल डेलीगेशन, है ना, यानी कि ये जो है ना फ्रेंड्स इंटर गवर्नमेंटल डेलीगेशन, आप इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिए। फर्स्ट क्या है, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, कंसेंट ऑफ दैट स्टेट, यानी कि उस स्टेट से पहले कंसेंट लेते हैं, इंटरेस्ट टू दैट गवर्नमेंट ऑफ एनी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द सेंटर, यानी कि सेंटर की कोई फंक्शंस करना होगा ना स्टेट के अंदर तभी जाके करते हैं। सेम गवर्नर क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले कंसेंट लेते हैं, उस स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर को सेंटर के ऊपर ही लगाना है, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द स्टेट, है ना, ये आप समझ सकते हो। अब ऐसे ही होते हैं म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में भी कंडीशनल और अनकंडीशनल। बट ये क्या होगा, कभी कंडीशन, कोई कंडीशन होगा ना, उस कंडीशन के हिसाब से करेंगे, कभी अनकंडीशनल भी हो सकते हैं। तो इस तरह से क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन एक दूसरे के पास जाते हैं ना। गवर्नर एंड प्रेसिडेंट जो है ना फ्रेंड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना, ये आप याद रखिए। अब इसके साथ साथ हमारे संविधान में क्या प्रोविजन है ना फ्रेंड्स, ऐसे भी बहुत सारे प्रावधान है, वो क्या क्या है, फॉर द इंटरेस्टमेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ सेंटर टू स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट स्टेट। कभी कभी है ना फ्रेंड्स हमारे संविधान के अंदर ये भी प्रोविजन है, प्रावधान ये भी है कि हमारे सेंटर को ज्यादा यहाँ पे फिर से इंपॉर्टेंस है, क्या है कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द सेंटर है ना, हमारे केंद्र के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस वो उस स्टेट के अंदर लागू होगा, अगर उस स्टेट से कंसेंट नहीं भी होगा ना वो भी चल जाएंगे। बट यहाँ पे पर हमने क्या बोला था, प्रेसिडेंट जाके पहले कंसेंट करें लेंगे उस सरकार से, फिर जाके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है ना वहां रन करेंगे। ऑन द अदर साइड क्या है ना फ्रेंड्स, हमारे संविधान में ऐसे भी प्रोविजंस हैं जो केंद्र सरकार जो है ना वो उस स्टेट के सरकार से अगर कंसेंट नहीं भी होगा ना वहां पे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस चला सकते हैं। तो ये ऐसे भी प्रोविजंस हैं। बट यहाँ पे जो डेलीगेशन जो है ना फ्रेंड्स वो पार्लियामेंट की डेलीगेशन होना चाहिए। शर्त ये है, वहां पर हमने क्या पढ़ा था, प्रेसिडेंट जो है ना फ्रेंड्स वो स्टेट से पहले कंसेंट लेंगे। यहाँ पे प्रोविजंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को रन कर सकते हैं उस किसी स्टेट के अंदर, है ना, विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट स्टेट गवर्नमेंट। बट यहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन होना चाहिए, तभी जाके ये चलेंगे ना, नोट बाय द प्रेसिडेंट, वो मैंने आपके साथ ऊपर डिस्कस किया ना। अब ये कौन सा नियम कानून जो है ना फ्रेंड्स, ये वो वाले नियम कानून है जो हमारे पार्लियामेंट ने बना होगा, ऑन सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट कैन कन्फर पावर्स एंड इंपोज ड्यूटीज ऑन स्टेट्स, है ना।
अब ये कौन सा पावर है? वो सारे नियम कानून जो यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया होगा, किसके अंदर, किस लिस्ट के अंदर, यूनियन लिस्ट के अंदर, है ना। और हमारे यूनियन गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, ड्यूटीज, कुछ ड्यूटीज को स्टेट के ऊपर इम्पोज कर सकते हैं। इन ऑथोराइज द कन्फर ऑफ पावर्स एंड इम्पोजिशन ऑफ ड्यूटीज बाय सेंटर अपॉन स्टेट, यानी कि कुछ जो ड्यूटी जो है ना फ्रेंड्स, वो हमारे केंद्र सरकार किसके ऊपर, स्टेट्स के ऊपर इम्पोज कर सकते हैं। ऊपर हमने डिस्कस किया था प्रेसिडेंट के कंसेंट पहले प्रेसिडेंट जाके लेंगे, बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेंट नहीं भी होगा ना, बट वो कौन सा डेलीगेशन होना चाहिए, पार्लियामेंट के डेलीगेशन, ये आप याद रखिए। अब ये जो है ना फ्रेंड्स, नोटेबली द सेम थिंग कैन नॉट बी डन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि ये जो चीजें हैं ना, जैसे आपने बोला, अभी डिस्कस किया था हमने कि सेंट्रल के यहाँ पे पार्लियामेंट के डेलीगेशन आएंगे, फिर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को, है ना, कुछ इम्पोज ड्यूटीज को इम्पोज करेंगे। ये जो है ना, ये सेम नहीं होता है जैसे कोई स्टेट चाहेंगे कि मैं सेंटर के ऊपर कुछ ड्यूटी इम्पोज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड, बट सेंटर को थोड़ा यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस हो रहे हैं ना, ये आप समझ सकते हो। अब ये जो है ना फ्रेंड्स, इट इज क्लियर दैट म्यूचुअल डेलीगेशंस ऑफ फंक्शन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट कैन टेक प्लेस आइदर अंडर एग्रीमेंट और लेजिस्लेशन। ये किसके थ्रू होते हैं, या एग्रीमेंट होते हैं एक दूसरे के बीच में, या और लेजिस्लेशन के थ्रू होते हैं ना। ये जो एग्रीमेंट और एग्रीमेंट और लेजिस्लेशन जो है ना फ्रेंड्स, ये बहुत यूज करते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, बट जो हमारा स्टेट जो है ना, वो एक ही मेथड को यूज करते हैं ना, यानी कि एग्रीमेंट या लेजिस्लेशन के थ्रू हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, वो म्यूचुअल डेलीगेशन के थ्रू अपना फंक्शंस करते हैं। सेंटर की किसी भी स्टेट के अंदर थ्रू एग्रीमेंट और लेजिस्लेशन के थ्रू, है ना, ये खाली सेंटर के पास दोनों, या एग्रीमेंट या लेजिस्लेशन। बट ऑन द अदर हैंड, अगर कोई स्टेट करना चाहेंगे ना, उसके पास खाली एक है, या एग्रीमेंट या आपके लेजिस्लेशन, ये आप याद रखिए। यानी कि बोलने का क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, म्यूचुअल डेलीगेशन के अंदर क्या होता है, हमने पढ़ा कि भाई ये जो आपके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस किसी को करना होगा, तो क्या करते हैं, पहले प्रेसिडेंट कंसेंट लेते हैं, फिर जाके स्टेट गवर्नमेंट्स, है ना, फिर जाके इंटरेस्ट टू दैट गवर्नमेंट इन एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द सेंटर, वहां पे डालते हैं। फिर उसके बाद कन्वर्सली फिर गवर्नर जाके पहले कंसेंट करते हैं, कंसेंट लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, फिर जाके उस स्टेट के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को फिर वहां पे लगाते हैं। तो इस तरह से म्यूचुअल डेलीगेशन होते हैं। बट कुछ प्रोविजंस हमारे संविधान में ऐसे भी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली कुछ ड्यूटी जो है ना फ्रेंड्स, वो इम्पोज कर सकते हैं हमारे स्टेट्स के ऊपर। बट ये जो डायरेक्टली ड्यूटीज करने का जो प्रावधान स्टेट्स के अंदर, स्टेट्स के पास ये प्रावधान नहीं है ना, ये खाली सेंटर के पास है, यहाँ पे याद रखिए। उसके बाद क्या होता है ना फ्रेंड्स, इससे क्लियर क्या होता है, म्यूचुअल डेलीगेशन जो सेंटर कर सकते हैं हमारे स्टेट्स के ऊपर थ्रू एग्रीमेंट और लेजिस्लेशन के थ्रू, दोनों, है ना। बट स्टेट जो है ना, उनके पास एक ही प्रावधान है, या लेजिस्लेशन या एग्रीमेंट, ये आप याद रखिए। तो ये हुआ फ्रेंड्स म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस। आई होप आपने समझे होंगे। अब जितना हो सकता है ना फ्रेंड्स, मेरे से होता है उतना मैं आपको समझाने की पूरा कोशिश कर रहा हूँ ना। उसके बाद है आपके कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, कैसे कोऑपरेट होते हैं। देखिए, हमारे संविधान के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस है टू सिक्योर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कैसे कोऑपरेट करते हैं ना। कुछ प्रोविजंस है, जैसे फर्स्ट, हमारा पार्लियामेंट जो है ना फ्रेंड्स, कैन प्रोवाइड फॉर एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट्स, मतलब किसी भी कोई डिस्प्यूट चल रहा होगा बिटवीन कोई स्टेट्स के बीच में ना, एक दो स्टेट्स के बीच में या स्टेट और सेंटर के बीच में, उसको एडजुडिकेट कर सकते हैं ना। और कंपेलेंट विद रिस्पेक्ट टू यूज, कोई जैसे फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, कंट्रोल ऑफ वाटर्स फॉर एनी इंटर स्टेट रिवर होते हैं, आपने देखा होगा कावेरी रिवर, है ना, कावेरी रिवर पे कभी दो स्टेट्स में ये होते रहते हैं ना, आपस में कुछ डिस्प्यूट्स कभी कभी होते रहते हैं। इन चीज को खत्म करते हैं हमारे पार्लियामेंट, इस चीज को खत्म कर सकते हैं। कोई रिवर वैली होगा, इस चीज को हमारे किसके पास है, हमारे पार्लियामेंट के पास ये पावर है। तो ये फर्स्ट है फ्रेंड्स, इस तरह से होते हैं हमारा कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट्स एंड स्टेट्स, या स्टेट्स और सेंटर के बीच में ना, आप समझ सकते हो। उसके बाद पार्लियामेंट जो है ना, प्रेसिडेंट जो है ना फ्रेंड्स, एस्टेब्लिश कर सकते हैं इंटर स्टेट काउंसिल टू इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कस सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, है ना, कोई कॉमन इंटरेस्ट होगा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स का, उसको पूरा कराने के लिए हमारे प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि आर्टिकल 263 के हिसाब से इंटर स्टेट काउंसिल बना सकते हैं ना। ये हम जब आगे जाएंगे ना फ्रेंड्स, वहां पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ऐसे कोऑपरेट होते हैं। ऐसे काउंसिल जो है ना फ्रेंड्स, ये कब सेटअप किया था, 1990 में, यानी कि हमारे प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 263 के हिसाब से क्या हमारे प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि प्रेसिडेंट हमारे क्या बना सकते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल। क्यों? क्योंकि कोई कॉमन इंटरेस्ट होगा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, उसको कराने, मतलब फुलफिल करने के लिए ना।
तो ये आप समझ सकते हो सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है ना फ्रेंड्स, कोई भी स्टेट हो या कोई हमारे केंद्र सेंट्रल हो या कोई भी स्टेट हो ना, हर किसी को फुल फेथ एंड क्रेडिट होना चाहिए थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, है ना। कोई नियम, पब्लिक एक्ट्स होगा, रिकॉर्ड्स होगा, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होगा, इन सब को लेके, यानी कि आप पब्लिक एक्ट्स हुआ, आपके रिकॉर्ड्स हुआ, इन सब को लेके, चाहे वो सेंटर हो चाहे वो स्टेट्स के कोई भी स्टेट्स हो, सबको क्या होना है, फेथ, फुल फेथ होना है एंड क्रेडिट देना है ना। तो ये आप समझ सकते हो। उसके बाद हमारा पार्लियामेंट जो है ना फ्रेंड्स, अपॉइंट कर सकते हैं अप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू कैरी आउट पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू, है ना। हमारा पार्लियामेंट जो है ना फ्रेंड्स, अपॉइंट कर सकते हैं अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को, है ना, ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। इस चीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है बहुत सारे, जैसे कोई इंटर स्टेट फ्रीडम ऑफ ट्रेड होगा, उसके लिए कि हमारे पार्लियामेंट जो है ना फ्रेंड्स, ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हैं। कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, एक व्यापारी होता है ना, ट्रेड करना एक दूसरे स्टेट्स के बीच में, उसके लिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो है ना हमारे पार्लियामेंट अपॉइंट कर सकते हैं। बट ऐसा कुछ अभी तक नहीं हुआ है ना, नो अथॉरिटी हैज बीन अपॉइंट सो फार। तो ये आप समझ सकते हो, यानी कि ये पॉइंट आप एक बार पढ़िए, द पार्लियामेंट कैन अपॉइंट एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू कैरी आउट द पर्पसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, है ना। ऐसे को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, उनको कैरी आउट करने के लिए, जैसे आपके इंटर स्टेट फ्रीडम ऑफ ट्रेड हुआ, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स हुआ, इन चीजों को कैरी आउट करने के लिए जो हमारे संविधान के अंदर प्रोविजंस है ना, उनको कैरी आउट करने के लिए पार्लियामेंट जो है ना फ्रेंड्स, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकते हैं ना। बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना, ये आप समझ सकते हो। तो ये है फ्रेंड्स आपके कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, कैसे कोऑपरेट होते हैं वो मैंने आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया, यानी कि कैसे होते हैं, कुछ प्रोविजंस हैं टू सिक्योर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए हमारे सेंटर एंड स्टेट्स के। आपके फर्स्ट पॉइंट क्या है, पार्लियामेंट जो है ना फ्रेंड्स, एडजुडिकेट कर सकते हैं, कोई भी डिस्प्यूट चल रहा होगा, रिवर वैली, आपने देखा होगा ना, इंटर स्टेट रिवर के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा होगा, उसको एडजुडिकेट कर सकते हैं हमारे पार्लियामेंट। सेकंड, हमारे प्रेसिडेंट जो है ना फ्रेंड्स, एस्टेब्लिश कर सकते हैं इंटर स्टेट काउंसिल, है ना, काउंसिल को लेके आर्टिकल 263 को यूज करते हुए ना, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स को कोई कॉमन इंटरेस्ट होगा उसको अचीव करने के लिए। कोई भी स्टेट्स हो या हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, सबको फुल फेथ होना है, क्रेडिट देना है थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया के पब्लिक एक्ट्स को, रिकॉर्ड्स को, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को। और उसके बाद पार्लियामेंट जो है ना फ्रेंड्स, अपॉइंट कर सकते हैं अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को किस प्रोविजंस को कैरी करने के लिए, जैसे इंटर स्टेट ट्रेड हुआ, कॉमर्स हुआ, इंटरकोर्स हुआ। तो ये सब है फ्रेंड्स कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन ऑफ बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, कैसे कोऑर्डिनेट होते हैं ना। तो ये आप समझ सकते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स ऑल इंडिया सर्विस। दुनिया भर के बाकी फेडरेशन की तरह हमारे यहाँ पे क्या है ना फ्रेंड्स, अपने अपने पब्लिक सर्विसेज है, जिसको हम सेंट्रल सर्विसेज या स्टेट सर्विसेज बोलते हैं। ये आप समझ सकते हो, जैसे यूपीएससी हुआ, सेंट्रल सर्विसेज है ना, अपने अपने स्टेट के पीसीएस होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, पीएससी, आप समझ सकते हो। इन एडिशन ऑल इंडिया सर्विस, जैसे आईएएस हुआ, आईपीएस हुआ, आईएफएस हुआ, है ना, ये सब, ये तो आप समझ सकते हैं ना। अब इनके मेंबर जैसे आईएएस हुआ, आईपीएस हुआ, आईएफएस हुआ ना फ्रेंड्स, इस सर्विस ऑक्यूपाई टॉप पोजीशन, है ना, ये टॉप पोजीशन पे होते हैं, की पोस्ट के ऊपर, जैसे कि आईएएस होगा वो टॉप पोस्ट पे है ना, ये आप समझ सकते हो। अंदर बोथ स्टेट्स एंड सर्विस दोनों के लिए सर्व करते हैं। अब ये जो आईएएस आईपीएस, ये रिक्रूट कौन करते हैं और ट्रेन कौन करते हैं, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आप सबको पता है ना। बहुत सारे सर्विस है ना फ्रेंड्स, कंट्रोल ज्वाइंटली बाय द सेंटर एंड स्टेट्स, ज्वाइंटली दोनों मिलकर करते हैं। अब ये अल्टीमेटली किसके पास होते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और इमीडिएट कंट्रोल किसके पास होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास। यानी कि कोई आईएएस होगा, उसका अल्टीमेट जो है ना फ्रेंड्स, कंट्रोल होते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और इमीडिएट कंट्रोल होते हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास, है ना। रिक्रूट एंड ट्रेन कौन करते हैं आईएएस आईपीएस को, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करते हैं ना, फिर उनको स्टेट्स में, फिर अलग अलग स्टेट्स में उनका कार्डर होता है, उनमें फिर भेजा जाता है ना। तो इमीडिएट कंट्रोल किसके पास है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास है। 1947 में इंडियन सिविल सर्विस को जो है ना फ्रेंड्स, रिप्लेस किया था आईएएस। पहले आईएएस को बोलते थे इंडियन सिविल सर्विस, उसके बाद इंडियन पुलिस को बोला फिर आईपीएस, है ना। ऑल इंडिया सर्विस ये होते हैं, ये आपको समझ सकते हो फ्रेंड्स, खुद समझ सकते हो, आईएएस आईपीएस ये सारे ऑल इंडिया सर्विस हैं। 1966 में आपकी आईएफएस यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को बनाया था। थर्ड ऑल इंडिया सर्विस, यानी कि ये तीसरे तो ऑल इंडिया सर्विस है, उसके बाद आईएएस के बाद आईपीएस के बाद, है ना। आर्टिकल 312 में है ना फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइज द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को पावर देते हैं किसको बनाने के लिए, ऑल इंडिया सर्विस को।
ऑन द बेसिस ऑफ उसको बनाने के लिए क्या चाहिए, राज्यसभा का रेजुलेशन चाहिए ना, नॉट लोकसभा, यहाँ पे राज्यसभा का, यानी कि कोई ऑल इंडिया सर्विस बनाना होगा उसके लिए क्या करना है, पहले राज्यसभा से एक रेजुलेशन पास करना है तभी जाके होगा ना, ये आप समझ सकते हो। अब ये सारे सर्विस जो है ना फ्रेंड्स, आईएएस हुआ, क्या आईपीएस हुआ, आईएफएस हुआ, ये क्या है ना फ्रेंड्स, irrespective of their division among different states from a single service with common rights and status and uniform scales of pay throughout the country, ये पूरे देश के लिए होते हैं ना, और उनका एक यूनिफॉर्म पे स्केल होता है पूरे देश में, चाहे कहीं पे भी जाओ उनका एक यूनिफॉर्म पे होता है ना, कहीं पे भी जाओ जितना उनका मिलता है उतना भी लेंगे ना, ये आप समझ सकते हो। दो द ऑल इंडिया सर्विस वायलेट द प्रिंसिपल्स ऑफ, है ना, हमें इससे क्या पता चलता है, ऑल इंडिया सर्विस, इससे हमें लगता है क्या वायलेट होता है, कौन से प्रिंसिपल्स को, हमारे फेडरलिज्म को, है ना। इससे हम संविधान जो है ना फ्रेंड्स रिस्ट्रिक्ट करते हैं ऑटोनॉमी ऑफ पैट्रोनेज ऑफ स्टेट्स, है ना, क्योंकि ये पूरे देश भर के लिए होते हैं, इससे हमें लगता है ना कि ये वायलेट होते हैं हमारे फेडरलिज्म के सिद्धांत को, बट ऐसा नहीं है ना। इससे क्या सपोर्ट होता है ना फ्रेंड्स, ऑल इंडिया सर्विस से ये मेंटेन करते हैं हाई स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन सेंट्रल एज वेल स्टेट, तो पूरे देश के लिए एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करते हैं हमारे ऑल इंडिया सर्विस। एक यूनिफॉर्मिटी होता है किसके अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश भर के लिए, है ना। और इसके साथ दे फैसिलिटेट लाइजन कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन एंड जॉइंट एक्शन ऑन इश्यूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, है ना, कोई कॉमन इंटरेस्ट होगा बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट्स, उसको कोऑपरेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं हमारे ऑल इंडिया सर्विस, बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट्स के बीच में कोई कॉमन इंटरेस्ट होगा उस चीज को लेके कोऑपरेट कोऑर्डिनेट, ये कौन करते हैं, हमारे ऑल इंडिया सर्विस, है ना, यानी कि आईएएस आईपीएस आईएफएस, आप समझ सकते हो। इसको बोलते हुए द इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस को बोलते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने क्या बोला, डुअल पॉलिटी विच इज इनहेरेंट इन द फेडरल सिस्टम इज फॉलोड इन ऑल फेडरेशन ऑफ डुअल सर्विस, यानी कि हमारे फेडरलिज्म के अंदर को लेके, यानी हमारे ऑल इंडिया सर्विस को लेके हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या बोला, हमारा यहाँ पे क्या है, डुअल पॉलिटी है, फेडरलिज्म है ना, इसके साथ साथ क्या है, डुअल सर्विस भी है और यूपीएससी भी है, उसके साथ साथ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी है ना, तो ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी बोल रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, है ना, ये इस फेडरल सिविल सर्विस एंड स्टेट सिविल सर्विस, है ना, जैसे कि फेडरल सिविल सर्विस हुआ यूपीएससी, है ना, सेंट्रल लेवल पे स्टेट सिविल सर्विस होते हैं बहुत सारे, उसके साथ क्या है ना फ्रेंड्स, उसके साथ उन्होंने क्या बोला, द इंडियन फेडरेशन दो है डुअल पॉलिटी विल हैव ए डुअल सर्विस, उसके साथ है ना, हमारा डुअल पॉलिटी के साथ साथ क्या है, डुअल पॉलिटी सर्विस भी है, ये आप समझ सकते हो, बट विद वन एक्सेप्शन, बट इसके अंदर एक्सेप्शन है, क्या है कि भाई it is recognized that every country there are certain posts in administrative setup which might be called strategic from the point of view of maintaining the standard of administration। उनके साथ साथ उन्होंने क्या बोला, फेडरल सर्विस है बट कुछ स्ट्रेटेजिक पोस्ट है, इसको हम बोलते हैं ना सेंट्रल लेवल की जो पोस्ट, वो क्या है, स्ट्रेटेजिक पोस्ट है। उनका क्या बोलना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर का, कि कुछ पोस्ट क्या होगा इसके अंदर, स्ट्रेटेजिक पोस्ट होगा, किस चीज के लिए, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए ना, दैट मींस जो सेंट्रल लेवल के फेडरल सर्विस होते हैं ना, ये आप समझ सकते हो। इसका क्या मतलब है ना, उनको क्या बोलना था ना फ्रेंड्स, देयर इज नो डाउट दैट स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड अपॉन द कैलिबर ऑफ सिविल सर्वेंट्स, है ना, जैसे जैसे सिविल सर्वेंट्स की कैलिबर ज्यादा होगा वैसे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर स्टैंडर्ड बढ़ेंगे ना, उनका बोलना था। जो अपॉइंट होता है एक स्ट्रेटेजिक पोस्ट के लिए, यानी कि जो टॉप टॉप पोस्ट होते हैं ना फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेटेजिक पोस्ट, यानी कि फेडरल के अंदर है बट ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको है, वो जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स है ना, यानी कि जो सेंट्रल फेडरल के सर्विस पे जो बैठा हुआ है ना। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स विदाउट, अब हमारे संविधान में क्या है ना फ्रेंड्स, उनका क्या बोलना था, संविधान कोई डिप्राइव नहीं करते हैं स्टेट्स के राइट्स को फॉर्म दिया सिविल सर्विस, यानी कि स्टेट्स को भी पूरा हक दे रखा है कि अपने वो सिविल सर्विस को अपॉइंट कर सकते हैं ना, तो उनका ये कहना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, ये चल भी ऑल इंडिया सर्विस, इसके साथ साथ हमारे क्या है यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विस भी है, पूरे देश के लिए भी एक सर्विस, और स्टेट को अपना अपना सर्विस है, जो क्या है ना फ्रेंड्स, रिक्रूट एंड ऑल इंडिया बेसिस विद कॉमन क्वालिफिकेशंस, उसके लिए सबको कॉमन क्वालिफिकेशंस होता है ना, जैसे कोई आईएएस होगा उसके लिए कॉमन क्वालिफिकेशंस होते हैं, और यूनिफॉर्म स्केल ऑफ पे होता है उनका, है ना, and members of which alone can be appointed to those strategic posts throughout the union, है ना, उन strategic post के लिए क्या है,
यूनियन लेवल पे अपॉइंट होते हैं, आप समझ सकते हो, क्योंकि जो IAS IPS होता है ना फ्रेंड्स, ये क्या होता है, यूनियन लेवल पे अपॉइंट, मतलब उनको रिक्रूट की जाती है, उसके ट्रेन भी जो यूनियन लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा रिक्रूट करते हैं ना। तो ये क्या है, एक स्ट्रेटेजिक पोस्ट है, यानी कि बाबा साहेब अम्बेडकर का क्या बोलना था, हमारे यहाँ डुअल पॉलिटी के साथ साथ डुअल सर्विस है, बट कुछ स्ट्रेटेजिक पोस्ट है ना, वो है आपके यूनियन लेवल पे रिक्रूट होते हैं, ये आप समझ सकते हो। अब उनका बोलने का क्या मतलब था ना फ्रेंड्स, एडमिनिस्ट्रेशन को हमें ज्यादा हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ स्ट्रेटेजिक पोस्ट को भी रिक्रूट करते हैं। वो कौन सा है, हमारे सेंट्रल लेवल यानी फेडरल सर्विसेज है ना, और ये पूरे देश भर के लिए होता है, थ्रू आउट द यूनियन है ना, ये आप समझ सकते हो। तो ये है फ्रेंड्स आपके ऑल इंडिया सर्विस। तो उसके बाद है आपके पब्लिक सर्विस कमीशन। इन द फील्ड ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन द सेंट्रल स्टेट रिलेशन आर एज फॉलो, क्या क्या है, जैसे फर्स्ट देखिए कैसे कैसे होते हैं। इसके अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर सेंट्रल स्टेट का रिलेशन क्या है, देखिए फर्स्ट क्या है, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि कोई किसी स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, उसके अंदर जो चेयरमैन एंड साथ साथ में उसके मेंबर्स जो होते हैं ना फ्रेंड्स, वो अपॉइंट कौन करते हैं, गवर्नर ऑफ देयर स्टेट, यानी कि जो वहाँ के जो राज्य, उस राज्य के राज्यपाल होते हैं ना, वो राज्यपाल क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं किसको, उस स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन एंड मेंबर्स को, बट रिमूव कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट। इससे होता है ना, आपने मतलब खुद समझ सकते हो फ्रेंड्स कैसे सेंट्रल स्टेट रिलेशन है इस पब्लिक सर्विस के कमीशन के अंदर, यानी कि अपॉइंट कौन करते हैं, स्टेट के गवर्नर, रिमूव करते हैं प्रेसिडेंट, है ना। इस तरह से सेंट्रल स्टेट रिलेशन इस तरह से होते हैं किसके अंदर, आपके पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर। इसी के साथ साथ पार्लियामेंट जो है ना फ्रेंड्स, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी एक्स्टेब्लिश कर सकते हैं। दैट मीन्स फॉर टू और मोर स्टेट्स, यानी कि दो या दो से ज्यादा स्टेट्स को अगर मिलजुल के कोई सर्विस रिक्रूट करना होगा ना, उसको हम कहते हैं ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। वो हमारा पार्लियामेंट उसको क्या एक्स्टेब्लिश करते हैं। उसके लिए बट रिक्वेस्ट होना चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर से ना, वहाँ के जो दो या दो से ज्यादा है ना, उस दो या दो से ज्यादा स्टेट्स है ना वहाँ के, वो क्या करना चाहिए, पहले उसके रिक्वेस्ट आना चाहिए ना, उनके रिक्वेस्ट आने के बाद हमारा पार्लियामेंट एस्टेब्लिश करते हैं ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को। अपने आप में क्या है, रिलेशन है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट्स। अब इसमें जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ना फ्रेंड्स, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो आपके चेयरमैन होंगे, वहां पे आपके मेंबर्स होंगे, वो कौन अपॉइंट करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट मीन्स अपने आप में एक सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, आप समझ सकते हो। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है ना फ्रेंड्स, बनाते हैं दो या दो से स्टेट, दो या दो से ज्यादा उसमें उसके अंदर स्टेट्स होना चाहिए, बट पहले उस उन स्टेट्स को क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है हमारे पार्लियामेंट को कि भाई हमारे दो या दो से ज्यादा स्टेट से आप हम सबके लिए क्या बनाइए, एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाइए, जिसको हम बोलते हैं ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। उनके मेंबर्स और चेयरमैन अपॉइंट कौन करते हैं, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी से फिर पता चल जाता है कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन कैसा होता है ना। उसके साथ जो है ना फ्रेंड्स, हमारे UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कभी कभी ये सब करते हैं, है ना, देखते हैं कि द नीड्स ऑफ स्टेट्स ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नर एंड विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। स्टेट्स की नीड्स के हिसाब से हमारा UPSC जो है ना फ्रेंड्स, कभी कभी सर्व करते हैं किसको, किसी भी स्टेट को अगर कोई UPSC की जरूरत होगा ना, तो UPSC जाके उनको हेल्प करते हैं ना। बट उसके लिए क्या चाहिए, उस स्टेट के गवर्नर से पहले क्या चाहिए, रिक्वेस्ट चाहिए, तभी जाके करते हैं, एंड अप्रूवल देते हैं हमारा प्रेसिडेंट, है ना। इस तरह से होता है सेंट्रल स्टेट रिलेशन, यानी कि UPSC जो है ना वो सेंटर पे है। अब किसी स्टेट को UPSC की जरूरत होगा तो वो क्या करेंगे, पहले उस स्टेट के गवर्नर जाके पहले वहां पे रिक्वेस्ट करेंगे ना UPSC को, तभी जाके अप्रूवल मिलते हैं कहाँ से, हमारे प्रेसिडेंट से। इस तरह से फिर रिलेशन होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर, है ना। यानी कि आप समझ सकते हो फ्रेंड्स, UPSC भी अपने आप में जब किसी स्टेट्स के लिए मदद चाहिए होगा ना, सर्व करना होगा तो करते हैं, बट पहले किसके रिक्वेस्ट चाहिए, गवर्नर की, और अप्रूवल देते हैं हमारे प्रेसिडेंट। तो इस तरह से सेंट्रल स्टेट रिलेशन होते हैं। और लास्ट पॉइंट जो है ना फ्रेंड्स, वो है UPSC कभी कभी असिस्ट करते हैं स्टेट्स को, जब दो या दो से ज्यादा स्टेट्स उनको हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करते हैं ना, तभी फिर UPSC असिस्ट करते हैं दो या दो से ज्यादा स्टेट्स को। क्योंकि अगर उस स्टेट्स के अंदर कोई उनको फ्रेमिंग एंड ऑपरेटिंग स्कीम ऑफ ज्वाइंट रिक्रूटमेंट करना होगा, जैसे मान के चलिए पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, ये जो तीन स्टेट्स है ना फ्रेंड्स, अगर ये रिक्वेस्ट करेंगे UPSC को कि भाई हम तीनों, मतलब ये जो तीन है ना स्टेट्स, हम मिलके क्या कर रहे हैं, कुछ ज्वाइंट रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, आप इसमें हमें असिस्ट करिए, तब जाके UPSC इसमें असिस्ट करते हैं ना। बट उसमें क्या चाहिए, दो या दो से ज्यादा स्टेट्स, है ना।
फॉर सर्विस विच कैंडिडेट्स पोजेसिंग स्पेशल क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड। बट उसके लिए क्या चाहिए, जो भी कैंडिडेट इसमें रिक्रूट होना चाहेंगे ना, उसके लिए एक स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए। वो क्या होता है क्वालिफिकेशंस, वो अपने ये जो स्टेट्स है ना, वो फिर खुद डिसाइड करते हैं कि इनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। तो इस तरह से आपके पब्लिक सर्विस कमीशन में भी सेंट्रल स्टेट का रिलेशन जो है ना फ्रेंड्स, क्या रोल रहा वो हमने एक एक करके डिस्कस किया। तो ये जो चार टॉपिक है ना फ्रेंड्स, जितना हमसे होता था फ्रेंड्स उतना हमने डिस्कस किया। फिर जो कुछ टॉपिक्स रहते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के 2-3 टॉपिक्स, वो हम कल करेंगे। और इसी के साथ साथ हम फिर फाइनेंशियल रिलेशन करेंगे बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट्स। फिर हम ये चैप्टर लेना फ्रेंड्स, दो चैप्टर, तो इसमें और 4-5 वीडियोस और आएंगे। इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएंगे आपके सेंट्रल स्टेट रिलेशन। तब तक के लिए थैंक यू, एंजॉय।